नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सादर श्रद्धांजलि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर गरिमा मेहरा धसौनी, ये प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। मैडम, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर सुशील कुमार सिंह जी। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर वीरभद्र चौरसिया। नमस्कार मैम जी, आप सभी का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे गरिमा मैम आपसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। वो शिक्षाविद थे, शिक्षा से जुड़े थे, लेकिन उन्होंने अपना करियर फिर राजनीति में शुरू किया। तो क्या कुछ कहेंगे, शिक्षा से राजनीति की ओर वो किस तरीके से आए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज के इस पल को बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। गौरवशाली पल है मेरे लिए कि मुझे आपके चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देने का अवसर मिल रहा है। एक युग का अंत मैं कहूँगी मनमोहन सिंह जी के साथ, और केवल कांग्रेस के लिए अपूर्णीय क्षति नहीं, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति उनका जाना है। क्योंकि जो रास्ता वो हमें दिखा गए, चाहे अपनी नीतियों से, अपने निर्णयों से, अपने कदमों से, अपने क्रांतिकारी बदलावों से, वो रास्ता औरों के लिए पथ प्रदर्शन का काम करेगा, उनके लिए एक इंस्पायरिंग काम करेगा आने वाले उनके सक्सेसर्स के लिए, ऐसा मेरा मानना है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शिक्षाविद से फिर आना फाइनेंस के क्षेत्र में और उसके बाद एक प्रधानमंत्री के पद तक जाना, उन्होंने ये बताया हमें कि कैसे संघर्षों से ऊंचाई को छुआ जा सकता है। एक मामूली परिवार में जन्म लिया उन्होंने, और उसके बाद जिस वक्त बंटवारा हुआ, उस वक्त जिस दंश से या जिस पीड़ा से वो गुजरे होंगे, उसके अलावा जिस तरह से उन्होंने अपना फोकस नहीं छोड़ा, और उनका एक जो करियर है या लाइफ है या ज़िंदगी, मैं कहूँगी भरपूर ज़िंदगी जी कर गए हैं। कौन सा ऐसा पद है जिसको सुशोभित नहीं किया? अगर मैं शुरुआत करूं तो एक इकोनॉमिक एडवाइज़र, फिर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, उसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी, फिर आरबीआई के गवर्नर, फिर मेंबर सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन, फिर डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, और फिर फाइनेंस मिनिस्टर के बाद प्रधानमंत्री। तो इतने पदों को सुशोभित किया है, शायद ही कोई व्यक्ति हो देश के अंदर जो इतने सारे पदों पर रहा हो। और एक जो बात वो सिखा कर गए, अपने कामों से शोर मचाना। वो चुप्पी में जो शोर था, क्योंकि काम में पूरा ध्यान केंद्रित था, तो आज उनका काम बोल रहा है। मनमोहन सिंह जी भले ही कम बोलते हों, लेकिन काम उनका पूरे विश्व में बोलता था। सुशील सर, शिक्षा के बारे में बात करेंगे। आप वरिष्ठ शिक्षाविद हैं, शिक्षा से जुड़े हुए थे वो पूरी तरीके से। उन्होंने अपनी पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी में की, फिर कैम्ब्रिज गए। तो अगर बात करें कि देश में इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे, तो किस तरह से उनको याद किया जाएगा? देखिए, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि उनकी पढ़ाई का, जैसे आपने शिक्षा से जोड़ा, तो वो प्योरली थे शिक्षाविधि जी। और राजनीतिक और प्रशासनिक या टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियंस जो भी कहें उनको, वो बात का उनका श्रृंगार था। हर क्षेत्र से जुड़ते हाँ, वो श्रृंगार था। वो उनको एक प्रकार से सुशोभित किया गया। वित्त मंत्री उनको लाया गया। वो पॉलिटिशियन नहीं थे, वो तो यूजीसी के चेयरमैन थे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके पहले गवर्नर थे आरबीआई वगैरह के। हम उनको अगर शिक्षाविद के नाते अगर माने, तो 24 जुलाई 1991 का जो उदारीकरण है, वो कोई शिक्षाविद ही ला सकता है जी। कोई पॉलिटिशियन में ये दम नहीं है। क्योंकि जिस लहजे में, जिस तजुर्बे में, जिस ज्ञान विज्ञान मर्म में, मर्मज्ञ में, और जिस अवस्था दशा व्यवस्था में भारत था, उसको उभारने का काम एक मजबूत, पढ़ा लिखा, होशियार, समझदार, और हम तो नहीं जानते, इतना नहीं पढ़ा कि उन्होंने कितने हजार पेपर लिखे, कहाँ कहाँ प्रकाशित हुए, लेकिन जिस तर्ज पर उनका इकोनॉमिक्स था, वो 24 जुलाई 1991 के उस बजट में दिखाई दिया था, जब उन्होंने एलपीजी लाए, उदारीकरण लाए। नहीं, आप जरा कल्पना करिए कि किसी के घर में एक हफ्ते का राशन हो और कहीं से उम्मीद ना हो जी। और वहाँ का मुखिया एक व्यक्ति को ऐसा लाए कि भाई ये घर तुमको चलाना है। 91 की जनगणना में, 1991 की जनगणना में 84 करोड़ लोग थे भारत में।
84 करोड़ लोगों को के घर में चूल्हा जलाने का जो काम था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का था जी। और उनके कद और पद का कोई यहाँ ब्यौरा नहीं करना हमको, लेकिन उनके जो विशिष्टता थी वह एक ऐसी बाण की तरह था जिसका आज हम लोग, चाहे गाड़ी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे दक्षिण कोरिया हो, चाहे जर्मनी हो, कोई भी हमारे देश में आया, जैसे कहते हैं ना कि कुछ कार्यक्रम दूर के लिए होते हैं, तो उनका निशाना 24 जनवरी का तत्कालिक तो प्रभावित 24 जुलाई 1991 तत्काल में तो राहत मिली ही, उसका आनंद आज हम भी ले रहे हैं। और मैं एक लाइन जोड़ना चाहूँगा, 1991 में मैंने BSc किया था। BSc का मतलब है कि मैं मेच्योर था, समझदार था। उस समय से मनमोहन सिंह साहब के कार्यप्रणाली को देख रहा हूँ और मैं 1989 से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहा हूँ, तो उनकी प्रशासनिक कुशलता को मैं 1994 से अखबारों में लिख रहा हूँ, यानी वो जब वित्त मंत्री थे तब भी मैं उनको लिखा हूँ, और आज से कितने साल पुरानी बात, 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि उनको हमने किताबों में नहीं पढ़ा, उनको काम करते हुए मैंने देखा। तो यह एक मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई अल्टीमेट पर्सनालिटी हमारे यहाँ हमको दिखती नहीं है, अभी तक नहीं दिखती है। जी, वीरभद्र जी आपसे बात करेंगे। जिस समय की बात हो रही है 1991 की, उस समय जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी निचले स्तर पर थी। चूँकि आप अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं तो आप सही तरीके से बता सकेंगे कि ये इस अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने का काम उन्होंने किया है। प्रियम जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था और उनके जो कार्य थे वो आज नहीं, उस समय से लेकर के और भविष्य तक वो कंटिन्यू रहेंगे। जैसा आपने अभी प्रश्न किया है कि 1991 में जब उन्हें राजनीति में फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर नरसिम्हा राव के द्वारा लाया गया था, तो उन्होंने जो पॉलिसीज़ तैयार की थी, जिसकी अभी चर्चा सुशील जी भी कर रहे थे, कि 24 जुलाई 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं, वो ऐसा एक क्रांतिकारी कदम था और वो ऐसा व्यक्तित्व ला सकता था जो उसके लिए फ्रेमवर्क यानी उसका ढांचा भी तैयार कर सकता था। क्योंकि उसके पहले जब हम 1947 में आज़ाद हुए थे और उसके बाद चूंकि दो धुरी थी, कोल्ड वॉर की पोजीशन थी, यानी कि आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा था, और ऐसी सिचुएशन में एक तरफ कैपिटलिज्म था और दूसरी तरफ सोशलिज्म था। तो उससे दूर अपने को हटाते हुए नेहरू जी ने एक तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया था और उसके बाद फिर उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लाए थे कि हम अपनी अर्थव्यवस्था में केवल एक के फायदे की तरफ नहीं जाएंगे, हम दोनों तरीके की व्यवस्थाओं के, यानी दोनों तरीके के जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं उनके हम फायदे को लेकर के एक अपनी अलग तरीके की व्यवस्थाएं शुरू करेंगे। और ये जितने भी उस समय आज़ाद हुए देश, उन सब ने अपनाया। और इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता ये हुआ करती थी कि ये जितने भी कंट्री उस समय आज़ाद हुए थे, उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। और चूंकि ये बहुत ही जर्जर अर्थव्यवस्थाएं थी या ज़्यादातर उपनिवेश रहे थे, तो उनका जो विकास का स्तर था वो काफ़ी लो लेवल पर था। तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ इन्वेस्टमेंट अगर आना है तो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर के द्वारा उतने आने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए वहाँ पर क्या किया गया कि पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा रोल दिया गया और हमारे प्लानिंग के माध्यम से उसे काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने का प्रयास किया। तो पहले जो हमारी व्यवस्थाएं डेवलपमेंट की हुआ करती थी वो समाजवादी पैटर्न के ऊपर हुआ करती थी। और अब जब 24 जुलाई 1991 में जब हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो हम पूरी तरीके से एक डिफरेंट अर्थव्यवस्था की तरफ, यानी कि मार्केट इकोनॉमी की तरफ मूव कर गए थे। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जैसा अभी सुशील जी कह भी रहे थे कि हमारी स्थिति क्या थी। मैं कुछ डाटे आपके सामने रखना चाहूँगा। वो डाटा ये है कि जब हम 91 में जो स्थिति थी, हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो नेगेटिव में चली गई थी, फिस्कल डेफिसिट बहुत ऊपर चला गया था, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा था, साथ में इंटरेस्ट रेट भी उसी तरीके से बढ़ रहे थे। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन थी, जिसकी अभी चर्चा कर रहे थे कि शायद हमारे पास 2 हफ्ते का भी इंपोर्ट जो बिल होता है हमारा, जो हमारे इसेंशियल इंपोर्ट्स होते हैं जिनको हमें पेमेंट करना होता है, उसके लिए भी हमारे लिए पैसे नहीं थे। और तत्कालीन जो उस समय उसके पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कुछ गोल्ड भी गिरवी रखा था बैंक ऑफ लंदन में, और उसके द्वारा फिर उसकी व्यवस्थाएं की गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उन्होंने पूरी तरीके से चेंज किया। और जो एनवायरनमेंट उसके बाद बना है
उसमें आप देखें कि अर्थव्यवस्था जो पहले इतनी पिछड़ी हुआ करती थी, जहां पर हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती थी, और विश्व में हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाने जाते। जी गरिमा मैम, आपसे अगर बात करेंगे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो क्या कुछ कहेंगी, किस तरह से जुड़े थे वो? हाँ, ये भी एक गौरवशाली हमारा मुझे लगता है पहलू है कि हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में उन्होंने 1 साल तक यहाँ शिक्षा ग्रहण की, और देहरादून में बहुत सारे उनके रिलेटिव्स हैं जिनके पास वो समय समय पर आया करते थे, और हमारी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की मीटिंग हो या दूसरी, मतलब इस तरह की चीज़ें उनको बहुत आकर्षित करती थी कि जहाँ पर भी पढ़ाई लिखाई या कार्यकर्ताओं को समझ बूझ का काम समझाना है, उसके लिए वो तत्पर रहते थे। और एज अ पॉलिटिशियन मैं कहूँगी कि ठीक है कि वो फाइनेंस के व्यक्ति थे, वो शिक्षाविद थे, और वो पॉलिटिक्स में बहुत एक्सीडेंटल आए क्योंकि इतना हमारे पास चुनौतीपूर्ण समय आ गया था, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन वो सबकी सहभागिता, सबकी स्वीकार्यता और सबकी बात सुनने में यकीन करते थे। मुझे लगता है वो सुनते ज़्यादा थे, इसीलिए वो डिलीवर भी ज़्यादा कर पाते थे। तो वो हमें ये भी सिखा गए कि बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। और 2008 में तो आप सोचिए कि GDP 9% ग्रोथ के साथ वी वर द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अंडर हिम। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। और 2 बार उनके कार्यकाल में ऐसा हुआ कि हम आर्थिक मंदी की तरफ पूरा विश्व जा रहा था, उस वक्त देश को जो उन्होंने बचाया। लेकिन हम जो कांग्रेस जन हैं, हमारे लिए तो हमेशा एक गार्जियन थे, हमारे लिए टॉर्च बेरर थे, जिनको देखकर हम सीख रहे थे कि कैसे अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने देना है लोगों की ट्रोलिंग का, लोगों की नकारात्मक, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके बारे में अच्छा और बुरा दोनों बोला जाता है। तो वो जिस तरह से चुप्पी साधे रहते थे या जिस तरह से वो उसको अवॉइड करते थे और सिर्फ फोकस होकर अपने काम पे उन्होंने ध्यान दिया अपने पूरे करियर में, वो बहुत सीखने वाली बात थी उनसे। सुशील जी, बात करेंगे 2004 से 2014 के बीच की, जब उनका प्रधानमंत्री कार्यकाल था। किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था थी और किस तरीके से उन्होंने संभाला, देश किस तरह से अग्रसर हुआ था? देखिए मैम, ऐसा है, जब पोखरण 2 हुआ था तब हम बड़े गमज़दा थे आर्थिक तौर पे। वाजपेयी साहब की सरकार थी और हिम्मत का बहुत काम था, लेकिन उससे हम वैश्विक तरीके से कट गए थे। अमेरिका में भी सत्ताएं बदली, जॉर्ज W. बुश जूनियर आए, 2004 में मनमोहन सिंह साहब आए। मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक अर्थशास्त्री के तौर पर जो उनकी सोच थी और एक प्रशासनिक ढांचे में जो मजबूती भरनी थी, उसमें उनको यह समझ में आ चुका था कि चलो वित्त मंत्री थे तो देश संभाले, अभी देश के लोगों को संभालना है, और देश के लोगों को संभालने के लिए हाथ में होना चाहिए काम। फरवरी 2006 की बात हम करेंगे, जब मनरेगा आया था। पहले नरेगा था, बाद में मनरेगा हो गया, जो मील का पत्थर आज भी बना हुआ है। बिल्कुल, वह कोई समझदार और पढ़ा लिखा या यूँ कहें इकोनॉमिक्स का जानकार ही ला सकता है, नॉर्मल पॉलिटिशियन के बस में शायद नहीं। उसके पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन को देखिए कि जो व्यक्ति प्रशासनिक तौर पर इतना दक्ष हो कि अपने ही सरकार के भीतर जनता से झांकने का अधिकार देता हो। डोमेस्टिक वायलेंस को देख सकते हैं। इतना ही नहीं, लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते, 2006 में ई गवर्नेंस मूवमेंट आया, 1991 के उदारीकरण, 1992 का गुड गवर्नेंस, जिस गुड गवर्नेंस को आज हम लोग बहुत तरीके से समझते हैं, ये मनमोहन सिंह साहब की देन जी बिल्कुल। और 30 सेकंड 1992 में गुड गवर्नेंस की परिपाटी से लेके आपने देखे होंगे, उसी का फलसफा सिटीजन चार्टर को अब 1997 में वाजपेयी साहब के टाइम में आपने, उसके बाद आप देखें मनरेगा, देखें डोमेस्टिक वायलेंस, ये गुड गवर्नेंस का जो फॉर्म आया ई गवर्नेंस के फॉर्म में, एंड्रॉइड फ़ोन सबके हाथों में आने लगे, राइट टू एजुकेशन देखें, राइट टू फूड देखें, लोकपाल वगैरह का बिल देखें। वो ठीक है, किस वजह से आए, कैसे आए, एक अलग मुद्दा, लेकिन प्रशासनिक तौर पर जो मजबूत एक इरादा था, और न्यूक्लियर डील 2008 का कोई नहीं भूल सकता जी, जिस पर उन्होंने अपनी सरकार ही दांव पे लगा दिया। तो मैं समझता हूँ कि पद के नहीं, वो प्यासे थे देश के विकास के। बिल्कुल। वीरभद्र जी, बात करते हैं, ज़मीन से जुड़े नेता थे अगर कहा जाए तो, जो लेमैन है
उन तक उनकी पहुंच थी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके की पॉलिसीज़ लाई थी, आधार कार्ड लाया, जो आधार कार्ड आज भी आधार कार्ड के ज़रिए लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। क्या कुछ कहेंगे कि किस तरीके से उनके ज़रिए लोगों को लाभ मिल रहा है आज भी? प्रियम जी, अभी सुशील जी कह भी रहे थे कि जो भारत के लिए या भारत के लोगों के लिए जो करना था उस समय जो बहुत ही आवश्यक भी था, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के चिंतन में था और उन्होंने अपने निर्णयों में उसे दिखाया भी था। तो पहला तो ये था कि सबसे पहले लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत बड़ी मात्रा में है और उसके लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसके लिए काम की गारंटी दी और नरेगा, जो बाद में मनरेगा जैसा आप कह रहे थे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इस दिशा में उन्होंने काम किया वो ये था कि एजुकेशन, चूँकि यहाँ पर अभी भी दूसरे कंट्रीज़ के कंपेरिजन में जो लिटरेसी रेट है हमारे कंट्री का कम था। तो ऐसी सिचुएशन में अगर बचपन में ही बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आगे उनका क्या भविष्य होगा। इसलिए उन्होंने पहले तो जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गया था उसे तो कंटिन्यू रखा। साथ में उन्होंने 2009-10 में राइट टू एजुकेशन, जिसमें 21A के द्वारा सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उन्होंने निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, और कंपलसरी थी वो। और तीसरा जो किया उन्होंने, जो हेल्थ के सेक्टर में आपने सुना होगा कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और इसका एक कंपोनेंट था आशा। तो जो आज आशा वर्कर्स हैं वो उनका रूरल जो पब्लिक हेल्थ केयर है उसमें कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये एक आम आदमी ही उसे समझ सकता है जिसने उसका लाभ लिया हो या जिसने उसके माध्यम से आज अपने जीवन को बचाया हो। ठीक इसी कड़ी में अगर हम कुछ और उनके काम जोड़ना चाहें तो ये है कि जब उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया तो वहाँ इन्वेस्टमेंट तो बहुत तेज़ी के साथ आया, प्राइवेट सेक्टर चूँकि ओपन हो रहा था, अब उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही थी, लिबरलाइजेशन भी हो गया था। इसका मतलब है लाइसेंस राज और परमिट राज खत्म हो चुका था। इवन FDIs यानी कि हमारी इकोनॉमी भी ओपन हुई थी ग्लोबलाइजेशन के तहत, इसलिए FDIs भी हमारे वहाँ बहुत तेज़ी के साथ आ रहे थे। तो इन सब का कंबाइंड जो इफेक्ट हुआ वो ये हुआ कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थी उसके नीचे से कम 29 करोड़ लोगों को ये अपने ही कार्यकाल में बाहर की तरफ लाने में सफल हो गए थे। और इन सब का मिला जुला प्रभाव ये हुआ कि जो देश की जैसी ग्रोथ रेट की बात कर रहे थे कि उस पीरियड की जो ग्रोथ रेट है वो एवरेज 7% के आसपास कैलकुलेट की जाती है, जो अभी तक हाईएस्ट है। जी गरिमा जी, नसरुद्दीन शाह ने कहा है वो आसमां थे लेकिन सर झुका के चलते थे। क्या कुछ कहेंगी उनकी पर्सनालिटी से? तो किसी भी दल का व्यक्ति हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, उनके लिए नेगेटिव किसी के पास कुछ नहीं है कहने के लिए, क्योंकि वो थे ही इतने सहज, इतने सरल, इतने सादगी की प्रतिमूर्ति, और किसी चीज़ से किंचित भी वो व्यथित नहीं होते थे, विचलित नहीं होते थे, उनके चेहरे पर शिकन नहीं दिखाई पड़ती थी। आप मुंह पर उनके कुछ बुरा भला कह दीजिए, उस तरह की सिद्धि मुझे लगता है बहुत बिरले लोगों को मिलती है कि आप अपनी बाहरी दुनिया की क्रियाकलापों से जब प्रभावित ना हो तो उस तरह की सिद्धि वो प्राप्त थे। और जो लोगों को अपने पूरे कार्यकाल में 1 मील का पत्थर रखने में बहुत समय लग जाता है, उनके तो अनगिनत मील के पत्थर हैं। चाहे फॉरेस्ट एग्रीमेंट कहें, लैंड एक्विजिशन की बात करें, ये सारी वो चीज़ें हैं जिन्होंने आगे उन्नति के और प्रगति के पथ पर देश को आगे बढ़ाया है। और वो एक गीत की पंक्तियां हैं ना, रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सब, वही हालत आज मनमोहन सिंह जी की है कि हर जगह हर व्यक्ति व्यथित है, बहुत द्रवित है, उसका मन जो है वो उनके लिए श्रद्धांजलि में नतमस्तक हो रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक बहुत ही सज्जन और संवेदनशील व्यक्ति थे। एक एडमिनिस्ट्रेटर का, एक प्रशासक का संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी होता है, और उनके अंदर वो कूट कूट के दिखाई पड़ता था। और ऐसा नहीं था कि रंग नहीं था उनके अंदर। आप उनके कोई भी बजट भाषण या कोई भी आप उनका उद्बोधन सुनेंगे तो उसमें जो शेरो शायरी का तड़का वो लगाया करते थे हमेशा, वो याद की जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि वो हल्के फुल्के मूड में भी बात नहीं करते थे, बट सबसे बड़ी बात जो वो आने वाली पीढ़ियों को सिखा कर गए वो ये कि घमंड से दूर रहो। वो जो हम है और अहम है वो उनके अंदर हमने कभी नहीं देखा, और अपनी चुप्पी, अपनी सादगी से वो जो शोर मचा कर गए हैं उसी तरफ हम सबका ध्यान होना चाहिए कि बातें कम और काम ज़्यादा। बिल्कुल। सुशील जी, 2004 से 2014 उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल,
आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री बनेंगे उस समय से क्या कुछ सीखेंगे? देखिए, 1991 से हम अभी भी सीख रहे हैं, क्योंकि कभी कभी किसी की किस्मत से 10 लोगों की किस्मत संवर जाती है। तो 24 जुलाई 1991 ये स्वयं आज भी माना जाता है कि ये देश का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार था। तो हमारे पास जो उदारीकरण का दौर था, वहाँ से लेकर अभी भी उसकी परत दर परत विकास उसी पे चढ़ रही है। आने वाले प्राइम मिनिस्टर या वर्तमान प्राइम मिनिस्टर इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं, आने वाले भविष्य के राजनेता भी जानेंगे कि चाहे नेहरू का कालखंड हो, चाहे शास्त्री जी हो, चाहे जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हों, चाहे आर्थिक समस्याएं आई हों, जिन लोगों ने जो योगदान दिया है वो बाहर आ जाएगा। उसको राजनीतिक तौर पे चाहे जैसे लिया जाए, लेकिन जब देश की बात आएगी, जैसे कि आपको पता है, चाहे न्यूक्लियर डील की बात कर लीजिए, मनरेगा की बात कर लीजिए, गुड गवर्नेंस की बात कर लीजिए, लिबरलाइजेशन की बात कर लीजिए, राइट टू एजुकेशन की बात कर लीजिए, राइट टू फूड की बात कर लीजिए, इसको कैसे झुठला सकते हैं? ये तो सबको चाहिए, 35 में भी चाहिए, 40 में भी चाहिए, 50 में भी चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो मनमोहन सिंह साहब खड़े होते रहेंगे, उनको उदय होना पड़ेगा। यानी कोई पर्सनालिटी आती है, आज हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब का नाम क्यों ले लेते हैं, शिक्षा में क्यों ले लेते हैं, शास्त्री जी को जय जवान जय किसान के लिए याद कर लेते हैं, इंदिरा जी को 71 के लिए याद ही कर लेते हैं बांग्लादेश को लेकर। तो ऐसे आर्थिक सुधार के लिए महानायक के तौर पर मनमोहन सिंह साहब को भी याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जो थे वो तो उनकी बहुत सारे कृत्य हैं, तो उनको विनम्र श्रद्धांजलि का ये अवसर जो आपने दिया है दूरदर्शन ने, इसके लिए हम लोग भी आपके आभारी हैं। जी वीरभद्र जी, अगर बात करेंगे लाइसेंस व्यवस्था के ख़त्म होने की, जिस तरीके से भारत में निवेश के लिए द्वार खुल गए थे जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से फ़ायदा पहुंचा था पूरे देश को? जैसा मैंने पहले भी कहा हुआ है कि जब 1991 में जो मॉडल हमारे वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आ गया, उसके लिए एक निक नेम भी यूज़ किया जाता है जिसको राव और सिंह मॉडल कहा जाता है। ये राव सिंह मॉडल ही पूरी तरीके से हमारी आज की जो व्यवस्थाएं हैं, पर्टिकुलर जो आर्थिक व्यवस्था है, वो उसी पर आगे, यानी कि फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स, थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स, और उसमें भी अभी भी सुधारों की प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि जो ढांचा था वो पूरी तरीके से पहले डिफरेंट था, जो बाद में इन पॉलिसीज़ के कारण चेंज हुआ। तो हर क्षेत्र में मतलब चेंजेज हुए थे। जैसे हम बैंकिंग और फाइनेंस की बात करें तो वहाँ पर रिफॉर्म्स हुए थे। आपको शायद याद भी होगा 1992 में एक सिक्योरिटी स्कैंडल या स्कैम हुआ था और उसमें उनके ऊपर भी चार्ज लगा था। तो उन्होंने उससे प्रभावित होकर के उन्होंने अपना रिजिग्नेशन भी दे दिया था, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझी कि अगर ये हमारे पास पहले से कानून रहे होते या ऐसी कोई ट्रांसपेरेंसी रही होती तो शायद इतना बड़ा स्कैम नहीं होता और लोगों के, छोटे निवेशक के पैसे उसमें डूबते नहीं। तो सब उन्होंने सेबी की स्थापना की, यानी कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स किए। साथ में चूंकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से चेंज हो रही थी, तो ऐसी सिचुएशन में जो स्ट्रक्चर था, हमारा टैक्स स्ट्रक्चर जो था, टैक्सेशन का जो प्रोसीजर था, वो भी बिल्कुल डिफरेंट था। तो उस समय टैक्सेशन रिफॉर्म्स भी लाए वो, और जो आरजे चलैया साहब जो बहुत बड़े यहाँ के इकोनॉमिस्ट हैं पब्लिक फाइनेंस के, उनको ही उसका चेयरमैन बनाया गया था और उन्होंने पूरा टैक्सेशन रिफॉर्म्स दिया, जो कि जो करंट मतलब उस समय की व्यवस्थाएं थी उसके अकॉर्डिंग टैक्सेशन के लिए वो व्यवस्था कर रहा था, जिससे कि जो इन्वेस्टर है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो। क्योंकि अगर टैक्स रेट्स हाई होंगे तो या उनका राशनलाइजेशन नहीं किया जाएगा तो कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से अगर इंटरनेशनल हम ट्रेड की बात करें तो पहले हमारी जो पॉलिसीज़ हुआ करती थी वो इनवर्ड पॉलिसीज़ होती थी, यानी कि हम केवल देश के अंदर ही प्रोड्यूस करते थे और उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते थे, यानी कि ट्रेड के ऊपर हमारा फोकस नहीं होता था। लेकिन 1991 के बाद में हमारी जो आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ हो गई और हम अपनी ग्रोथ पर एक्सपोर्ट पर फोकस करने लगे, यानी कि हमारी जो ग्रोथ थी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होने लगी। और ऐसी सिचुएशन में हमने जैसे जैसे अपनी इकोनॉमी को ओपन करना शुरू किया, हमने सारे सेक्टर्स को ओपन किया। आज भी हमारे वहाँ कुछ ही सेक्टर्स हैं जहाँ पर लिमिटेड एफडीआई है, अदरवाइज मैक्सिमम 100% एफडीआई। जी, अगर हम बातचीत करते रहें तो मनमोहन सिंह के बारे में हम जितनी बातें करें कम होती जाएंगी।
माफ़ कीजिएगा, समय हमारे पास कम है। आप तीनों हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हुए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। धन्यवाद।